हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे। आपको हो सके तो नए नए तरीके से सीखने को आज मिले, इसलिए ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री में हमने चारों तरह के सेंटर्स, ठीक है, पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ये सब वगैरह पढ़ चुके थे ट्रायंगल में। हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत सारी होती है, उसमें हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी है, तो धीरे धीरे करके हम सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई। चलो तो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि, जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि इसमें यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा तीसरे भुजा को समानांतर हो तो वह त्रिभुज को दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। और ये त्रिभुज समरूप होंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, अगर अगर इस नीचे वाले आधार बोल लो या कोई भी बोल लो, अगर इसके समानांतर एक और लाइन खींची जाए यहाँ पर, ठीक है, अगर ये दोनों लाइन समानांतर हो तो इसको दो पार्ट में बांट दिए, ठीक है ना। मान लेते हैं हमने पॉइंट D है और यहाँ पे E है, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ADE और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर भाई समरूप होगा तो एंगल A जो है छोटे वाले ट्रायंगल में और एंगल A बड़े वाले ट्रायंगल में बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में D और बड़े वाले ट्रायंगल में B बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में E और बड़े वाले ट्रायंगल में C बराबर होगा, ठीक है। और देखो, अगर समरूप होते हैं तो और क्या होता है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपान बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपान बड़े वाले ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपान बड़े वाले ट्रायंगल की ये पूरी साइड, ठीक है ना। AE अपान AC ये होता है, ठीक है। चलो, और क्या होता है, छोटे वाले ट्रायंगल का आधार बटे में बड़े वाले ट्रायंगल का आधार, ठीक है ना। और क्या होता है, DE अपान BC ये भी होता है। अगर यहाँ पे अगर हम मीडियन खींच दें तो छोटे वाले ट्रायंगल की मीडियन अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की मीडियन, ये भी उसी रेशियो में होगी, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम जिसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हिंदी में बात करें तो मूलभूत समानुपातिकता का प्रमेय। भाई पूरे के पूरे ज्योमेट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम होता क्या है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है ना, तो कह रहा है कि अगर किसी एक भुजा के समानांतर, तो मैंने मान लिया इस भुजा के समानांतर यहां से अगर कोई लाइन खींची जाती है D और E, ठीक है, खींची जाती है तो ये जो है अन्य दो भुजाओं को सेम रेशियो में मतलब डिवाइड करती है, जो कि अभी हम पढ़ चुके थे वही। क्यों, किस वजह से, क्योंकि ये सिमिलर हो जाएंगे। ये कह रहा है कि थेल्स थ्योरम में कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो ये AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। मतलब अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होता है, ठीक है ना। ऐसा ये बोल रहा है। अगर ये 1:5 है तो ये भी 1:5 होगा। कब कब ये होगा, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी तब, ठीक है। चलो, इसमें ये बात थी, लेकिन इसी की वजह से हम इसमें बहुत सारे बातें हम और ला सकते हैं। क्या, देख लो इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने तो लिख दिया AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी होता है, हो सकता है कि DB अपान AD, ठीक है ना, इसका उल्टा DB अपान AD इज इक्वल टू EC अपान AC, ये भी हो सकता है। AB अपान AD मतलब ये पूरा वाला बटे में ये छोटा वाला इज इक्वल टू ये पूरा वाला बटे में ये छोटा वाला इज इक्वल टू ये पूरा वाला बटे में ये छोटा वाला, ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बाद देख लो, इसके बाद इसको लिखूंगा नहीं मैं, बस ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा भी जैसा और देख लेते हैं, AB अपान DB,
जैसे अभी मैं पिछला वाला लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला था कि ये पूरा वाला अपान ये छोटा वाला, मतलब हमने बोला था ए बी अपान में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपान में ए ई। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है इसमें ए बी अपॉन में मैंने ए डी लिखा हुआ था ना ये वाला, तो इस बार मैं बी डी लिख देता हूँ। मैंने अभी क्या लिखा, पूरा वाला अपॉन में ये नीचे वाला, फिर पूरा वाला अपॉन में ये नीचे वाला, ये भी हो सकता है क्या भाई, ए सी अपान में ई सी। ठीक है ना। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इतने सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं। दूसरा बात यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो कन्वर्स क्या होता है, अगर यहाँ पे डी और ई कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर ये सपोज दैट एक्स रेशियो वाई है, अगर ये भी एक्स रेशियो वाई में हो रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये जो है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला रेशियो समान होगा। ठीक है, चलो अभी हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें आगे बात कर लेते हैं। अगर ये कोई हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली पार्ट इसके बराबर है, ये मिड पॉइंट को मिलाया गया है। ठीक है, मिड पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो ये 1:1 होगा, ये भी 1:1 होगा। ठीक है, अगर तो ये अगर सेम रेशियो है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड है, अगर हम बात करें, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है, जैसे ये 1:1 बोल रहे हैं ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 2 है, तो साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4 होगा। ठीक है, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया 1 और बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया 4। तो ये नीचे वाला जो चतुर्भुज बच रहा है इसके लिए एरिया जो होगी क्वाड्रिलेटरल के लिए 3। ठीक है, देखो आप बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया आपको 4 दिख रही होगी और छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया 1 दिख रही है। तो ये इस रेशियो में कुछ डिवाइड होता है। अगला हमारा इसमें है सबसे, और ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखोगे एकदम इंपॉर्टेंट बातें आते चलेंगी। ठीक है ना, यहाँ पे अगला हमारा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री वाले से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है ना, 90 डिग्री वाले से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल तीनों के तीनों समरूप होंगे। क्या क्या भाई होगा भाई, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक मिनट ए सी बी, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, बी सी डी के, और सिमिलर किसके होगा, ए बी डी के, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है ना, ये इसमें बातें होती हैं। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट क्या क्या मिल के आते हैं भाई, इसमें रिजल्ट आपके मिल के आते हैं क्या, देखो ये जितने भी रिजल्ट होंगे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक जगह पे लिख देता हूँ आगे। अगर हमारा ये है ए बी सी और ये क्या था डी, ठीक है ना, डी पे क्या था 90 डिग्री था। ठीक है, तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और ए डी का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और ए डी का मल्टीप्लाई, मतलब अगर ये वाली लाइन हमें पता करनी है तो इस पूरे का मल्टीप्लाई और ये छोटे वाले का मल्टीप्लाई हमें देखना होगा। बी सी स्क्वायर अगर हमें प्राप्त करना है तो ए सी में मल्टीप्लाई करना होगा सी डी का। ठीक है ना, अगर हमें बी डी स्क्वायर, ये जो लंब होता है ये बीच वाला, इसको अगर हमें ज्ञात करना होगा तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डी इंटू सी डी। ठीक है ना, तो ये हमारे बात होती है। तो ये हमारा 3 इक्वेशन होते हैं। अगर हम इसमें और रिजल्ट प्राप्त करना चाहें तो और सारा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं क्या, कि पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए डी अपॉन में सी डी।
ठीक है ना। इसी तरह दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा को भी डिवाइड करके हम 3 रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है वो भी देख लो भाई। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक और आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो बीडी की लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस अपॉन में हाइपोटेनस ये होती है। कहने का मतलब कि ये वाला जो साइड है, ये वाला 90 डिग्री जो बीच में बीडी ड्रॉ किया गया है, इसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, और ये जो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी है इस पर, ठीक है ना। तो इन दोनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलो इसके बाद एकदम इससे भी इम्पोर्टेंट एक और मैं इसमें बात बताने जा रहा हूँ रिलेशन, कि अगर आपको कहीं ऐसा फिगर दिया हो, ठीक है, इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है और इसकी लेंथ z है, और ये तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है ना। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो इसमें रिलेशन क्या होता है मेरे भाई, इसमें रिलेशन होता है कि छोटे वाले बीच वाले की लंबाई 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y, ठीक है ना। इसको रटने को रट सकते हो, लेकिन ये कैसे आएगा मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। हमने अभी फिलहाल में जो फिगर बनाया हुआ था उसमें कुछ ऐसे था, ठीक है ना। मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD और यहाँ पे पॉइंट E था, ठीक है ना। तो इस वाले फिगर में फिलहाल अब अगर आप बता सकते हो मुझे कि जैसे ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो, या तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC दिख रहा है वो दोनों सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर हैं, सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा। और अगर सिमिलर है तो आप बताना इसकी लेंथ जो थी x थी और इसकी लेंथ कितनी थी z थी, ठीक है। तो इसकी लेंथ z थी तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम लिखेंगे और अपान में बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल में बेस अपान बड़े वाले ट्रायंगल में बेस, ठीक है ना। इसका ऐसे हमने लिख दिया एक रिलेशन, हमने इक्वेशन 1 कर लिया। दूसरा क्या था कि ऐसे लाइन खींचा हुआ था और इसकी लेंथ कितनी थी y, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने नाम दे दिया चलो f, ठीक है। तो जरा बताना BCF में छोटे वाले ट्रायंगल की जो हाइट है z है अपन बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है y है, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का आधार CD अपन बड़े वाले ट्रायंगल का आधार BC है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। यहाँ से मैं दूसरा रिजल्ट लिखा हूँ। तो अगर यहाँ से आप जैसे बता सकते हो कि ये जो मैं रिजल्ट लिखा हूँ इसमें अगर हम दोनों तरफ से 1 माइनस कर दें, 1 में से ये माइनस कर दें CD अपान BC, तो ये गलत होगा नहीं। दोनों साइड हम एक ही काम कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि दोनों साइड पहले मैंने माइनस लगाया, उसके बाद 1 में से दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, देख लो y माइनस जेड अपान में y इज इक्वल टू BC माइनस CD। आप बताओ जरा फिगर में BC माइनस CD करोगे तो BD आएगा क्या, BC अगर यहाँ पे इसका अगर आप LCM लेके जोड़ते हो तो BC माइनस CD होगा और BC माइनस CD की वैल्यू आएगी BD और नीचे BC था तो BC हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला वाला जो इक्वेशन था BD अपान BC की वैल्यू है, ये भी BD अपान BC की वैल्यू है, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। दोनों अगर इक्वल होगा तो दोनों को मैं इक्वल कर लेता हूँ। क्या, पहले वाले में दिया था z अपान x और दूसरे वाले में दिया है y माइनस जेड अपान y, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, yz इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड, दोनों तरफ एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी एक्स वाई जेड से, यहाँ भी एक्स वाई जेड से हम डिवाइड कर देंगे।
एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/x मिलेगा और यहाँ पे 1/z मिलेगा और यहाँ पे 1/y मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/z की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/x, एक सेकेंड, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z मिलेगा। ये हमारा रिलेशन है, ठीक है ना। इसी को हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो हम सारी के सारे बातें याद करते हुए नहीं चलेंगे, अगर हमें फॉर्मूला भूल रहा है तो उसको हम खुद से लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक और इससे भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है क्या, कि जैसे अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हमने इस पे ये मेडियन ड्रॉ किया, भाई मेडियन ड्रॉ करेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। बी से कोई ऐसी लाइन खींचें जो इसके मिड पॉइंट से होके जाए, ये जो AD है इसके मिड पॉइंट से होके जाए, ठीक है ना, मिड पॉइंट से होके जाए, तो इसका रेशियो इसके इक्वल होगा, ये 1:1 में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा क्या भाई, यहाँ पर जैसे ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने मान लेते हैं F और इसको हम मान लेते हैं E, तो F यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, AF इज इक्वल टू FD, क्योंकि वो मध्य बिंदु है, और क्या दिया हुआ है कि जो AD है वो क्या है, माध्यिका है, AD क्या है, माध्यिका है। तो अगर ऐसा हो तो AE अपान EC, ये जो होगा AE अपान EC, ये जो होगा 1:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। अगर AD का मध्य बिंदु F हो और AD माध्यिका हो तो AE और EC का रेशियो 1:2 में आएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको अगर नहीं जानते रहोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है। चलो आगे बढ़ूंगा, अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। अगर हमने इसका एंगल बाइसेक्टर कराया, हमने इसका एंगल बाइसेक्टर कराया, ठीक है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर कराएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो BD अपान में DC, ठीक है ना, ये जो आधार का जो रेशियो होता है इनके बगल वाले साइड AB और AC के बराबर होता है। अगर ये हमारा कोण अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो जो आधार का रेशियो होगा वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला मेरे भाई, मैंने क्या बोला फिर से देखो कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो जो इसका और इसका रेशियो होगा वही इसका और इसके रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको अजीबोगरीब इसमें थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज मिलती चलेंगी। जैसे हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इरेज ही हो गया पूरा। हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, हमारे पास त्रिभुज है कोई ABC। अगर हम इसको जैसे अगर हम बात करते हैं A का, अगर हम बाह्य कोण अर्धक करें, ठीक है ना, A का हम कोण बाह्य कोण अर्धक करें तो इधर कहीं आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम बराबर करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं D पे आएगा। वही जैसे मैंने अभी बताया, ये पिछला वाला, एक सेकेंड, ये जो मैंने अभी पिछला वाला बताया वही यहाँ पर भी लगने वाला है। तो अभी जैसे हमें यहाँ पे क्या किया था कि अंतः कोण अर्धक किया था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किया था। अगर बाह्य कोण अर्धक करें तो यहाँ पर भी वही होगा, BD अपान, एक सेकेंड, BD अपान CD की जो वैल्यू होगी वो AB अपान AC के बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें क्या रिलेशन दिया गया भाई देख लो। जैसे अगर हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ नाम, आप समझते रहना। उसको अगर कोई दो तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है पॉइंट, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे G पॉइंट है, ठीक है।
इसमें क्या होगा कि पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ जी, ठीक है ना। ये वाला बटे में ये वाला इज इक्वल टू ये वाला अपॉन में ये वाला, ठीक है। इतनी सी बात हम ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है उसकी भी बात आप जान सकते हो, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों होता है उसको भी आप जान सकते हो। क्यों, ये अगर ऊपर कहीं जाके मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो ये ट्रायंगल बनेगा ना। ट्रायंगल में अगर ये लाइनें अगर पैरेलल हैं तो इसमें जो रेशियो होगा वो इक्वल ही होगा। अभी जैसे मैंने हम लोगों ने पढ़ा थेल्स थ्योरम वगैरह, ठीक है। अभी इसमें अगला पॉइंट है कि अगर त्रिभुज के, ठीक है ना, मध्य बिंदु को मिलाएं, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु को, खासतौर से इस पे पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो ये जो चारों है सर्वांगसम त्रिभुज बनता है, ठीक है ना। और समरूप तो होगा ही, सर्वांगसम ही बनता है। त्रिभुज के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाएं, बात कर ले समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये चारों जो है बराबर होता है। अगर इसके एरिया 1 है, इसकी भी एरिया 1 आएगी, इसकी भी एरिया 1 आएगी, इसके भी एरिया 1 आएगी, और जो बीच वाला पार्ट है उसकी एरिया जो होगी पूरे का 1/4 होगी, ठीक है। चलो, तो ये बातें होती हैं। एक बात और यहाँ पे देख लो त्रिभुजों में कि अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट दिया रहता है सीधे सीधे कि अगर किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर आई पर मिलते हैं तो एंगल बी आई सी का रिलेशन क्या होगा एंगल ए के साथ। तो ऐसे अगर बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको बना के दिखा देता हूँ कि अगर एंगल बी का अंतः कोण विभाजन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये कोण इसके बराबर है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करके, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है और ये कहाँ पे मिल रहे हैं, आई पर। तो पूछ रहा है कि जो बी आई सी होगा वो क्या होगा। भाई जो बी आई सी होता है वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस इसका आधा होता है, ठीक है ना। ये रिलेशन याद रहे तो भी ठीक, नहीं याद रहे तो भी ठीक। जितने भी एंगल वाली, भाई देखो साइड वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद करनी होगी या समझनी पड़ेगी, बट जितने भी एंगल वाली प्रॉपर्टी है उसको, मतलब जिसमें भी हमें एंगल फाइंड करना हो, अगर आपको किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी ना याद हो तो भी हम एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, तो एंगल बी आई सी क्या होगा, 90 प्लस 40 का आधा यानी 20, यानी कि 110, ये आएगा। पहली बात कि ये फॉर्मूला आप नोट रखो। उसके बाद मैं इसको करने का तरीका बता देता हूँ कि अगर इसमें हमें कुछ भी नहीं पता हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ था कि ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना। यहाँ पे आई पॉइंट है, इसमें क्या दिया हुआ था, 40 डिग्री मैंने दिया हुआ था। मैंने बोला कि ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू मानो, एंगल कोई भी एंगल मानो, बस ये याद रखना कि त्रिभुज ए बी, मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ये 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो मानना वो मानो। 0 पर भी आ सकता है, 10-10 पे भी आ सकता है। तो जरा बताना कि त्रिभुज ए बी सी में अभी तक मैंने कितने डिग्री एंगल लिखा, 40 और 20 60, ठीक है ना। तो 120 डिग्री और बच गया, तो 120 डिग्री में 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, ठीक है ना। इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में जरा ये बताना कि 70 डिग्री लिख चुके हैं, 70 डिग्री लिख चुके, तो यहाँ के लिए कितना चाहिए, 110। आ गया ना आंसर वही, ठीक है ना। आप इसकी शुरुआत किसी और भी एंगल से कर सकते हो। मैंने बोला कि यहाँ पर हम 0 डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में अभी तक 40 डिग्री लिखा हुआ है, 140 और चाहिए, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 70, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 70। तो जरा इस त्रिभुज में बताना, छोटे वाले त्रिभुज में, कि अभी तक हमने 70 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 110, ठीक है। फिर से आंसर वही आएगा, आप मानने को जो भी मानो, ठीक है। चलो, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और सी के बाह्य कोण समद्विभाजक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये हमारी साइड थी, ये जो हमारी ये साइड क्या है, ए सी है। ए सी का अगर हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर करते हैं और वो यहाँ पे अगर आके मिलते हैं मान लो किसी पॉइंट ओ पर, ठीक है,
तो एंगल बी ओ सी क्या होगा, इसमें क्या दिया हुआ था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर किया हुआ है। तो एंगल जो बी ओ सी होता है, एंगल जो बी ओ सी होता है वो 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 माइनस इसका आधा होता है। भाई मैंने फिर से बताया कि अगर ये बात ना पता हो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो सपोज दैट इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, कुछ भी कर लो, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस 60/2 मतलब 30, मतलब क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। अच्छा यहाँ पे बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो भाई हम वैल्यू बदल लेते हैं। कोई कह देगा कि इससे बराबर भी आता है, ठीक है ना, हम वैल्यू ही बदल लेते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि इसकी वैल्यू 100 डिग्री दिया होता, अभी 90 माइनस 50 मतलब 40 आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 40, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर हमें फॉर्मूला ना पता हो तो फिर कैसे करेंगे, देख लो जरा। इसकी वैल्यू 100 डिग्री दिया हुआ है, हम यहाँ पे कुछ भी मानेंगे, यहाँ पे कुछ भी मानेंगे, क्या मान ले, 10 10 20 20 कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये 10 होगा, ये 10 होगा। तो ज़रा बताना पॉइंट बी पर, इस वाले पॉइंट पर टोटल 180 डिग्री बनेगा। फिलहाल के लिए हम लिख चुके हैं 20 डिग्री, तो यहाँ पे बचेगा 160 डिग्री, ठीक है ना। देखो इसमें घबराना नहीं, मैंने वैल्यू छोटा मान लिया इसलिए ऐसा आ रहा है। मैंने बोला कि इस त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 100 है, ये 160, 260 हो गया। तो ये वाला जो होगा वो माइनस का 80 होगा क्या, देख लो, जोड़ लो। मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन में एक ही बात याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तुम जरा देख लो, अभी ट्रायंगल एबीसी में 180 डिग्री ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने बोला कि पॉइंट सी पर कुल मिलाकर के 180 डिग्री होगा। पॉइंट सी पर फिलहाल माइनस का 80 डिग्री लिखा हुआ है, अभी भी हमें 260 डिग्री लिखना बाकी है। क्यों, क्योंकि -80 + 260 इज इक्वल टू क्या होगा, 180, ठीक है ना। तो यानी कि हमें 260 डिग्री लिखना बाकी है। तो 260 डिग्री लिखना बाकी है, तो 130 ये होगा और 130 ये होगा, ठीक है ना। इस वाले त्रिभुज में आप बताओगे कि फिलहाल 140 डिग्री लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना होगा, 40 डिग्री ही आएगा, ठीक है। ये बात होती है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे आप बिल्कुल, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 60। इस त्रिभुज में हम फिलहाल कितना लिख चुके हैं, 160, तो ये आएगा 20, ठीक है ना। अब आप बात करोगे पॉइंट सी पर, बिंदु सी पर कितने डिग्री लिख चुके हैं, 20। तो और बाकी जो बच गया उसके लिए कितना बच गया, 160। और 160 में ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो यहाँ पे 80 लिखा जाएगा और ये बाहर वाला भी 80 होगा। इस त्रिभुज में आप लिख चुके हो 8 6 14, 140 डिग्री, तो नीचे वाले के लिए बच गया 40 डिग्री। आंसर वही आने हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट के बारे में, ठीक है। चलो इसके बाद सबसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है ना, एंगल बी का कोण अर्धक करते हैं, अंतः कोण अर्धक, ये कहीं इधर जाता है, ठीक है ना। एंगल सी, कोण सी का बाह्य कोण अर्धक यहाँ पे आता है और ये ओ पे मिलता है, ठीक है ना। क्या मैंने किया, एंगल बी को बाइसेक्ट किया और एंगल सी जो बाह्य वाला है उसको भी मैंने बाइसेक्ट किया और वो ये ओ पे मिला। तो कह रहा है कि अगर ये थीटा होगा, ठीक है ना, ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है ना। ऐसा ये प्रॉपर्टी होती है कब, जब एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर अंतः कोण समद्विभाजक और सी का बाय कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर जाके मिले, तो जो एंगल ए होता है वो ओ का डबल होता है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी हमें न पता रहे तो कैसे करेंगे, उसके भी बारे में हम देख लेते हैं। हमारे पास अल्टरनेट मेथड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई, चलो हमने सपोज कर लिया कि हमारे एग्जाम में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू आपके पास 100 डिग्री है, तो आप इसकी वैल्यू बताओ, एंगल ओ की वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू मानते थे, ठीक है। तो चलो हम मान लेते कि यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है। तो जरा बताना त्रिभुज ABC में फिलहाल मैं 120 डिग्री लिख चुका हूँ क्या, तो यहाँ पे लिखने के लिए कितना बच गया, 60 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज ABC में तीनों कोण का ये 180 हो गया, ठीक है।
पॉइंट सी पर, बिंदु सी पर कुल मिलके 180 डिग्री लिखे बचेंगे, ठीक है ना। 180 डिग्री होते हैं तो 60 डिग्री मैं लिख चुका हूँ, तो 120 और बचा है, तो यहाँ पर भी 60 के लिए बच गया, यहाँ पे भी 60 के लिए बच गया। अब जरा बताना त्रिभुज बी ओ सी में कितने डिग्री हो चुका है। 130 डिग्री हो चुका है क्या। त्रिभुज बी ओ सी में 130 डिग्री हो चुका है, 50 डिग्री और बचा है, तो अब कुल मिलके 180 हो गया। तो देख लो जरा ये वाला आधा है कि नहीं। ठीक है, लिखने का तरीका यही होगा हमारे, अगर हमसे एंगल पूछ रहा है तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगली हमारी प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में अगर हमने इसका एंगल बाइसेक्टर किया, ठीक है ना, इसका हमने एंगल बाइसेक्टर किया, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला x मान लेते हैं एंगल बी, चलो हम इसमें यहाँ पे पॉइंट डी कर लेते हैं। ठीक है, या तो हम इसका नाम ही दे लेते हैं, चलो नाम दे लेते हैं। हमने मान लिया कि ये एंगल x है, ये एंगल y है बाहर वाला, और ये एंगल हमारा z है। ये 90 डिग्री मत समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 2z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। 2z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है कब, जब ये वाला बाइसेक्ट हो तो। ठीक है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z होगा। अगर हमें ना भी पता रहे तो भी हम कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है क्या, कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है मान लो कि 40 डिग्री। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है मान लो कि 120 डिग्री, कुछ भी मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ठीक है, ठीक है ना, इतना। तो एक बात बताना है कि जो एंगल y होता है त्रिभुज ABC में बाह्य कोण है क्या। ठीक है, त्रिभुज ABC में बाह्य कोण है, तो किसका बाह्य कोण है, a प्लस बी का। तो b की वैल्यू 40 है तो a की वैल्यू 80 होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 80 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि बराबर होगा। ठीक है, ये 120 है तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, ये 60 40 100 हो चुके हैं इस त्रिभुज में, तो यहाँ के लिए 80 बचा। अब जरा देखो कि रिलेशन सही हो रहा है कि नहीं हमारा। अगर हम 2z करेंगे यानी कि 160 बराबर x प्लस वाई, ठीक है ना, 40 प्लस 120, ये रिलेशन सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, सही हो रहा है ना। ठीक है, तो अगर हमें ये रिलेशन नहीं पता हो तो भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बना दिया अभी। कहने का मतलब है कि अगर हमें ये दिया हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास 50 डिग्री दी गई है, इसकी वैल्यू आपके पास 120 डिग्री दी गई है, तो पूछ दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। 120 यहाँ पे है तो यहाँ के लिए कितना बच गया, 60। ठीक है, 50 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ कि जो 120 है वो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि वो बाह्य कोण है, तो 120 जो है वो 50 प्लस 70 होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे आएगा 35। ठीक है, तो 60 35, तो इसके लिए कितना बच गया, 85। ठीक है, तो जो 2 गुण से 85 होगा वो 120 प्लस 50 के बराबर आएगा। ठीक है ना, कुल मिलके हमें कहने का मतलब है कि हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं विदाउट किसी रिलेशन याद किए हुए। ठीक है ना, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, देखो और भी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।